सो राधे राधे साथियों। तो ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है और इसमें कौन से 7 दिनों का हम वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो 29 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक, 29, 30, 31 अक्टूबर, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे भी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा रचेल गुप्ता। ये पंजाब के जालंधर की रहने वाली है रचेल गुप्ता और अभी इन्होंने ही मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीत लिया और ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो टूर्नामेंट है या ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड में किया गया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर पर है। बात करें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की और इसको जारी किसने किया, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट विश्व न्याय परियोजना ने। और इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड है। भारत हमने कहा 79 नंबर पर है और सबसे लास्ट 142 पे वेनेजुएला है। मतलब ये बताता है किस देश ने कानून या वहां पे लॉ की स्थिति कैसी है उसी के आधार पर ये रैंक दी गई है। पहले पे डेनमार्क, भारत 79 पे है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है कि रतन टाटा अ लाइफ, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है। तो नाम से समझ में आपको आ रहा है कि रतन टाटा जी के ऊपर ये बुक लिखी गई है और इसको लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। पूर्व आईपीएस अधिकारी है और रतन टाटा जी के बारे में इसमें बताया गया है, ये ध्यान में रखना। बुक का नाम और लेखक का नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस ये कब मनाया गया, नेशनल इन्फेंट्री डे। तो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब भारत में पैदल सेना दिवस आप कह सकते हो, हर साल 27 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार ये 78वां 78th नंबर का इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये प्रश्न जरूर याद रखना, भारत में पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पे स्थापित किया गया। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में ये स्थापित किया। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न स्पोर्ट्स का है कि सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है। तो आंसर हो जाएगा ब्रोंज मेडल जीता है सुल्तान जौहर कप। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ या कहाँ पे होता है, हर बार मलेशिया में होता है और यहाँ पे भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है। भारत ने किसको हराया, भारत ने यहाँ पे न्यूजीलैंड को हराया है और टॉप पे रहा ग्रेट ब्रिटेन, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे भारत रहा है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। अभी सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जो हुआ था उसको किसने जीता था। तो याद रखेंगे उसको जापान ने जीता था। किसको हराया था, तो पाकिस्तान को हराया था। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका यानी कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, जो अमेरिका की मैगजीन है और इसने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना है। तो उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास। आप जानते हो कौन है, आरबीआई के गवर्नर है और कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के गवर्नर है। और आप कह सकते हो लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर ये चुने गए। मतलब पिछले साल 2023 में भी इनको टॉप सेंट्रल बैंकर चुना था अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। और पिछले साल ही आपको याद होगा लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हीं को मिला था, शक्तिकांत दास को। तो ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक मेडल जीता है। तो आंसर होगा, नहीं सॉरी, कितने पदक जीते हैं ये पूछा, तो आंसर हो जाएगा 9 पदक जीते हैं। यहाँ पे हम बात करें अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की, कहाँ पे हुआ, ये भी अक्टूबर में हुआ था, अल्बानिया के तिराना में हुआ। भारत ने टोटल 9 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रोंज है। 1 गोल्ड कौन लेकर के आई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, चिराग चिक्कारस 57 किलोग्राम कैटेगरी में। आप कह सकते हो इस चैंपियनशिप में गोल्ड लाने वाले ये चिराग चिक्कारा तीसरे भारतीय पहलवान हैं। इनसे पहले अमन सहरावत और रितिका हुड्डा इस चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड ला चुकी है। तो ये ध्यान रखना, कौन सी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, भारत ने कितने जीते मेडल, कौन गोल्ड लेकर के आया, सब मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगला पूछ रहे हैं अभी छठे एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 को किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा अफगानिस्तान, एक ही टीम ने जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं एसीसी मेंस T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 की। इस बार ये इसका छठा संस्करण था जो कि ओमान में हुआ।
अफगानिस्तान की टीम ने जीत लिया, किसे हराया? श्रीलंका को हराया। आप देख सकते हैं छठा संस्करण 2024 में हुआ, ओमान में अफगानिस्तान ने जीत लिया, श्रीलंका को यहाँ पे हरा दिया है। और ये पहली बार था जब इस चैंपियनशिप का आयोजन T20 फॉर्मेट में किया गया, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विपिन कुमार को। तो सिंपल सा है प्रश्न अपॉइंटमेंट का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए? विपिन कुमार बन गए। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो एम सुरेश का स्थान लिया है। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार 2024 के लिए भारत का बेस्ट बैंक किसे चुना गया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो अभी हमने देखा भी था ना, अमेरिकी ये ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है और इसी ने एसबीआई को अभी भारत का बेस्ट बैंक चुना है। अभी इसने बेस्ट बैंकर किसे चुना था? हमने पढ़ा था आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो बेस्ट बैंकर तो शक्तिकांत दास और बेस्ट बैंक भारत के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई के चेयरमैन जरूर याद रखना वर्तमान में कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है, मुंबई में मुख्यालय मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? आयुर्वेद दिवस हमने कब मनाया? देखो ये कोई फिक्स नहीं होता, जो धनतेरस होती है, धनवंतरी जयंती होती है, उसी दिन ये दिवस मनाते हैं। तो 2024 का ये हमने 29 अक्टूबर को मनाया है आयुर्वेद दिवस के रूप में। थीम जरूर याद रखेंगे, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। पहली बार इस दिन को हमने 2016 में मनाया था, तब से मनाते आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किसे पुरुषों में बैलन डी और पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया या जीता है? तो आंसर होगा रॉड्रिगो हर्नांडिज। तो पहले तो ये याद रखना, ये जो बैलन डी और पुरस्कार है ये फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी पुरुषों में बैलन डी और पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रॉड्रिगो हर्नांडिज ने जीता है। ये स्पेन के रहने वाले हैं और वैसे ये मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। पहला ये इनका बैलन डी और पुरस्कार है, पहली बार जीता इन्होंने, तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल यूरोपियन चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर भी इनको चुना गया था, तब भी इनका नाम न्यूज में था। ये तो पुरुषों की हमने बात कर ली। अगर महिलाओं की बात करी, महिलाओं में बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला? तो लगातार ये जो बैलन डी और पुरस्कार है महिलाओं में दिया गया है एतना बोनमाटी को। ये स्पेन की है और बार्सिलोना टीम के लिए खेलती है। लगातार क्यों बोला? पिछले साल भी ये बैलन डी और पुरस्कार इन्हीं को मिला था और इस बार भी इन्हीं को मिला। पिछले साल पुरुषों में ये बैलन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं उनको मिला था। अभी तक सबसे ज्यादा बार आप कह सकते हो बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो लियोनेल मेसी ही हैं, 8 बार जीत चुके हैं। तो अभी का ध्यान रखना 2024 का महिला और पुरुष दोनों मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है गंगा उत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा हरिद्वार में। गंगा उत्सव 2024 इसका आयोजन अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा अभी 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर इसका आयोजन किया गया था। तो सिंपल सा याद रखेंगे, गंगा उत्सव 2024 कहाँ पे? हरिद्वार में। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है आईयूसीएन के हैरी मैसेल पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा विभव तालुकदार को। तो ये जो पुरस्कार है क्या नाम है? हैरी मैसेल पुरस्कार है। कौन देता है? आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये दिया जाता है। अभी ये अबू धाबी में दिया गया किसे? विभव तालुकदार को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भारत में भी बात करें तो असम के रहने वाले हैं। इनको क्यों दिया गया? एशियाई गेंडों के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अच्छा, आईयूसीएन से एक प्रश्न बन जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। रेड डेटा बुक जो है वो यही जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। तो याद रखेंगे एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 की हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ। इस बार इसका ये 11वां संस्करण था। उद्देश्य था क्लीन एनर्जी को, स्वच्छ ऊर्जा या कह दूं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब बात सिंगापुर की थी तो ये रहा मैप में यहाँ पे सिंगापुर न्यूज में है, तो देख लो एक बार। भारत यहाँ पर है और कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है, सिंगापुर डॉलर करेंसी होती है। प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका फिजी। तो फिजी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उस सम्मान को कहते हैं ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, उससे श्री श्री रविशंकर को भी सम्मानित किया।
और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ये संस्थापक है श्री श्री रविशंकर। इन्होंने इसकी स्थापना 1981 में की थी। तो शांति और एकता को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए अभी फिजी ने इस सम्मान से इनको सम्मानित किया है। अच्छा, इसी साल आपको याद होगा फिजी देश ने हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, जब वो फिजी देश गई थी तो उनको भी अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था, जिसको क्या कहते हैं, वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला था, जिसको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी कहते हैं। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था। और यही सम्मान पिछले साल जब मोदी जी वहाँ गए थे तो उनको भी यही वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। यही इसका नाम है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी की अगर एक बार देखें तो ये लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। कैपिटल क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाजू में फिजी है। फिजी की कैपिटल सुआ हो गई, करेंसी फिजियन डॉलर। तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी सीआईए अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ खेल लीग का पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा प्रो कबड्डी लीग। तो याद रखेंगे अभी प्रो कबड्डी लीग को सीआईआई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो सीआईआई स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है प्रो कबड्डी लीग को, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यूं बताओ 2024 में प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण है, तो आंसर होगा 11वां संस्करण। और इसका जो पिछला 10वां संस्करण है वो किसने जीता था, पुनेरी पल्टन ने जीता था। ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर हो जाएगा देहरादून में किया गया। उद्घाटन किसने किया, हमारी जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर के इसका उद्घाटन किया। तो एक लाइन में अगर बोलूं तो ये है क्या, तो यहाँ पे लेखकों को, जो लेखक होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनकी अपनी रचनाओं के लिए, लिखने के लिए शांत और रचनात्मक वातावरण यहाँ पे मिलेगा। वो यहाँ पे आके लिख सकते हैं शांत मन के साथ, शांत एकाग्रता के साथ। तो सिंपल सा याद रखेंगे, भारत का पहला लेखकों का गांव का उद्घाटन अभी किया गया देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने राज्य विशिष्ट योजना लागू की है, तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए ये राज्य विशिष्ट योजना को शुरू किया है। तो नाम से समझ में आ रहा है, मैंने आपको बता दिया कि जो किसान खेत में जो फसल कट जाती है उसके बाद में जो अपशिष्ट बचता है उसको जला देते हैं, इससे पॉल्यूशन होता है। तो उसको रोकने के लिए ही हरियाणा सरकार ने योजना शुरू की है। इसमें किसानों को, पंचायतों को पैसा देगी सरकार कि भैया पैसे लो और ये काम मत करो। आप कह सकते हो धान की फसल के जो अवशेष होते हैं उसके प्रबंधन के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए किसान कहेंगे हम जलाए नहीं तो हम क्या करें, आप इसको किसी और तरह से मैनेज करो। और कई तरह की योजनाएं चला रखी है सरकार ने, तो वहां इसको भेज दो, वहां से भी आपको पैसा मिलेगा, हम प्रति एकड़ 1000 रुपए भी आपको देंगे। ऐसा इस योजना में सरकार ने कहा है, बस आप पराली मत जलाओ। तो योजना हमने पढ़ लिया। इसका संबंध किससे है, पराली जलाने से रोकने के लिए किसने शुरू किया, हरियाणा ने। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा बन गए हैं। तो सिंपल से याद रखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए, अशोक चंद्रा बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है, अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है 1894 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। यू कैन बैंक अपॉन इसका टैगलाइन होता है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, तो आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। अभी उन्होंने ही राज्य के बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। यहाँ पे 40 लोगों के एक साथ बैठने की सुविधाएं, लगभग 2500 किताबें आपको यहाँ पे उपलब्ध होगी। ये राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है जो बिलासपुर में मिलेगी। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंदाना। तो भारत की जो महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, याद रखना वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। अभी उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक लगाया है। इसी के साथ वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने जो मिताली राज है उनके 7 वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 8 शतक लगा दिए हैं। कौन, स्मृति मंदाना नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा, भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहा है।
और ये जो एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 से हुआ, कहाँ पे, मुंबई में हुआ। इसको कजाकिस्तान ने जीता और उप विजेता कौन रहा या दूसरे स्थान पे कौन रहा, तो भारत रहा है। ये ध्यान में रखना। आर्मर रेसलिंग की हम बात कर रहे हैं, जो आप पंजा लड़ाते हो ना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम संजीवनी है, इसकी शुरुआत ये कहाँ पे की गई, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो इसको अभी शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं इसकी। तो ये देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा है। इसका नाम संजीवनी रखा है, ये ध्यान रखेंगे। और ये सुविधा एम्स ऋषिकेश की ओर से संचालित की जा रही है। मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, हेली मतलब हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के रूप में यहाँ पे यूज में लिया जाएगा। आमतौर पे क्या होता है, जैसे सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, आप कॉल करते हो तो एक वैन चल के आती है एम्बुलेंस के रूप में। यहाँ पे एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर उड़ करके आएगा, पेशेंट होगा, उसको उठा करके जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा वो इंस्टेंट दिया जाएगा, बाकी उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाएगा। तो इस तरह की ये सुविधा है जो अभी उत्तराखंड में शुरू हुई है। और ये देश की हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस वाली पहली सुविधा है। कौन संचालित कर रहा है, एम्स ऋषिकेश। ये 2-3 बातें याद रखना, नाम संजीवनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिकृति लगाई गई। प्रतिकृति मतलब रेप्लिका, एक तरह से नकल आप बोल सकते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोणार्क चक्र की। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए भी राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र की 4 प्रतिकृतियां लगाई गई हैं। ये कोणार्क चक्र यहाँ पर बलुआ पत्थर से बना है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया ऐसा करने का, देश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना और उनका प्रचार प्रसार करना। बाकी देखो, कोणार्क सूर्य मंदिर से भी और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको सारे डिटेल में बताए। अभी ये जो वीकली और मंथली वाली होती है, इसमें मैं आपको केवल जो काम का क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड ही सारी बातें बताता हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा में मैं नहीं जाता हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। अभी राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया था और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया था। और इससे पहले यहाँ पे जो मुगल गार्डन हुआ करता था उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया था। ये भी ध्यान में रख लो। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि राष्ट्र एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को। हर साल 31 अक्टूबर को हम हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री हुआ करते थे और ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती को 31 अक्टूबर को राष्ट्र एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हें अगर पूछे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब मिला, तो 1991 में मिला था। और इनके नाम पे एक स्टेचू हमने बनाई है जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू भी है, गुजरात के केवड़िया में आपको मिलेगी, जिसकी हाइट पूछोगे तो 182 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल ने कहा अभी 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं जो कि कैंसर से पीड़ित है, मुफ्त में उनका इलाज करवाया जाएगा सार्वजनिक अस्पतालों में। तो इतना याद रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, भारत और कौन सा देश वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई का वर्ष के रूप में मना रहा है, तो आंसर हो जाएगा स्पेन। अभी स्पेन के जो प्रधानमंत्री थे पेड्रो सांचेज, वो भारत की यात्रा पर आए थे और उसके बाद आपने देखा भी था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अभी मुंबई में चौथे भारत स्पेन फोरम का उद्घाटन भी किया था। उसके पहले दोनों ने मिलकर वडोदरा गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया था। ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा याद रखना कि जो स्पेन है ये बंगलुरु में एक अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। उसी तरह से भारत स्पेन के बार्सिलोना में अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। और एक प्रश्न ये हमने पढ़ लिया। तो अभी ये स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत की यात्रा पर आए थे, तो इनसे ये 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं, वो आप ध्यान में रखना। देखो, स्पेन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेन यहाँ पे आपको मिलेगा, कैपिटल मैड्रिड होती है और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का करेंसी यूरो होती है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हो गए। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आईसीसी ने किसे भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो आंसर होगा सुमति धर्मवर्धने। तो सिंपल सा याद रखेंगे,
आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये श्रीलंका के हैं सुमति धर्मवर्धने और इनको अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष बनाया है। ये रोनी फ्लैगन का स्थान लेंगे। बाकी अगर आईसीसी की बात करते हैं, स्थापना इसकी होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ अभी तो जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, लेकिन इस साल के एंड तक नए बन जाएंगे। जय शाह उनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो आईजीबीसी का मतलब हो गया भारतीय हरित भवन परिषद, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इससे प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा। तो ये कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के बनखंडी क्षेत्र में ये जो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान है, अभी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेट पाने वाला ये भारत का पहला चिड़ियाघर बन जाएगा। और इसे ये सर्टिफिकेट क्यों मिल रहा है? तो इसे टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए इसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, जिसकी लागत इतनी है। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी बांग्लादेश ने किस देश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया? तो आंसर इसका हो जाएगा नेपाल। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन नेपाल में हुआ। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ, जिसको बांग्लादेश ने जीत लिया। दूसरी बार बांग्लादेश ने जीता। अभी किसको हराया? नेपाल को हराया है। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष थे उनका निधन हो गया, नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा बिबेक देबरॉय। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री थे बिबेक देबरॉय, जिनका अभी निधन हो गया। 69 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। इससे पहले वो 2019 तक नीति आयोग के सदस्य भी रहे थे। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिल चुका है, 2015 में मिल गया था। और उन्होंने नई जनरेशन, न्यू पीढ़ी के लिए सभी पुराणों को अंग्रेजी में आसान भाषा में अनुवादित भी किया था। और इनसे एक और तरह का प्रश्न बनता है, देखो कि विवेक देबरॉय समिति का संबंध किससे था? तो रेल बजट को आम बजट में मर्ज करने के लिए ये कमेटी बनी थी, विवेक देबरॉय कमेटी। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आंसर होगा 1261 करोड़ रुपए। अच्छा, पहले तो ये बात कर ले, नमो दीदी ड्रोन योजना ये पूछ लेगा एग्जामिनर डायरेक्ट, बताओ इसको कब शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे 28 नवंबर 2023 को मोदी जी ने इसको शुरू किया था। तो इस योजना के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं होती हैं, उनके जरिए किसानों को ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे और इन ड्रोन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। तो अभी इसके लिए इतने रुपए मंजूर कर दिए गए। कब शुरू होती है, क्या उद्देश्य था, सब मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आंसर होगा 1261 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, नमो ड्रोन दीदी योजना। एग्जामिनर ये डायरेक्ट पूछ सकता है, जो सरकारी योजना है वो तो आपके कहीं की भी पूछी जा सकती है, कि इसी साल की नहीं, पिछले साल की पूछ लेगा, उससे पिछले पिछले कहीं तक की पूछ लेगा। तो ये पूछेगा अगर ये कब शुरू हुई थी, तो क्या आंसर करोगे? तो आंसर कर देना 28 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने ही ये ड्रोन दीदी योजना को शुरू किया था। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनकी महिलाएं जो होंगी वो उनके जरिए किसानों को ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर्स है, उनका छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं। जो जो काम की बात थी वो मैंने आपको बता दिया। योजना कब शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी और उसका संबंध किससे है, अभी कितने रुपए मंजूर किए गए, वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय घटाकर कितने दिन का कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 60 दिन का। क्या मतलब हो गया, किस नियम में चेंज किया, पहले तो ये समझो। जो एडवांस टिकट रिजर्वेशन कर देते थे आप पहले से ही, उसके समय में बदलाव किया गया है। पहले 120 दिन, लगभग 4 महीने पहले ही हम जो टिकट होती है रेलवे की उसको बुक कर लेते थे, रिजर्वेशन कर लेते थे इतने दिन पहले। लेकिन अभी
ये टाइम सीमा को घटा दिया और कहा कि अब 120 नहीं, केवल 60 दिन पहले ही आप अपना टिकट को बुक कर पाओगे, रिजर्व कर पाओगे। बाकी क्यों ऐसा किया वो सब मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो उसका डेटा ध्यान रख लो, कितने दिन कर दिया, और मैंने ये भी बता दिया कितने दिन पहले था और अभी कितना कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे भी 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। मैंने आपको बताया भी था इस तरह का प्रश्न अभी 2022 में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। आप देख सकते हो 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया या उनका गठन हुआ। तो इस तरह का ये प्रश्न था, ये ऑप्शन आपके सामने थे। अब आप बता सकते हो इसका उत्तर क्या होगा। 8 आप कहते हो तो आपका जो 1 नंबर है वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और वो कौन कौन से 8 राज्य हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी ये यूनियन टेरिटरीज है, इनका गठन भी 1 नवंबर को हुआ था, तो ये आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत के बाद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला दूसरा ब्रिक्स कंट्री कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा ब्राजील। और इससे अगर ये दूसरा है तो आप कहोगे पहला कौन सा था, तो पहला था भारत। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं, तो इससे बाहर आने वाला भी ये दूसरा ब्रिक्स कंट्री बन गया है। कौन सा, ब्राजील। अब बात ब्राजील की है तो ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका है। कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी ब्राजीलियन रियल, और लुला दा सिल्वा यहाँ के प्रेसिडेंट है। और आपको ये तो पता ही होगा ना, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने इसको शुरू किया था कब, 2013 में। और इसके जरिए ये चाहता क्या है चाइना, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़कों से, रेल या बंदरगाहों से जोड़ना ये चाहता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं तिहार उत्सव या तिहार त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा नेपाल में। तो याद रखेंगे पहले तो नेपाल में तिहार उत्सव ये मनाया जाता है। कितने दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक ये चलता है, और इसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी माना जाता है। इसके पहले दिन को यम पंचक तिहार के रूप में मनाते हैं, जिसमें जो कौवा होता है, जो क्रो होता है, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि कौवे को मैसेंजर ऑफ यमराज माना जाता है। दूसरे दिन को कुकुर तिहार कहते हैं, इसमें कुत्तों की पूजा होती है। तीसरे दिन को लक्ष्मी पूजा, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई तिलक होता है। ये 3 तो जिस तरह से भाई में भारत में मनाए जाते हैं उसी तरह से। तो 5 दिनों तक ये चलता है तिहार उत्सव, याद रखेंगे सिंपल सा, कहाँ पे, नेपाल में होता है। अगला देखते हैं। फिर आपको बताना है भी ट्रामी तूफान, इसने किस देश में तबाही मचाई, तो आंसर होगा वियतनाम में। अच्छा, वियतनाम से ही याद आएगा, अभी यागी नाम का जो तूफान है वो भी एक तरह का सुपर साइक्लोन था, और इसने यहाँ पे काफी तबाही मचाई थी। और भारत ने यागी तूफान से प्रभावित देशों की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखना, ऑपरेशन सद्भाव उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी विदेश मंत्रालय ने पहला प्रवासी परिचय उत्सव किस देश में मनाया, तो आंसर इसका हो जाएगा सऊदी अरब में। तो अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने भारतीय प्रवासियों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए सऊदी अरब में अभी पहला प्रवासी परिचय उत्सव मनाया है। यहाँ पे कई भारतीय कलाकारों ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। और प्रवासी से मुझे एक प्रश्न याद आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि भाई 2025 में आपको बताया हम जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं वो कहाँ पे मना रहे हैं, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ये याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भारत और किस देश के बीच में अभी गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। कौन सा अभ्यास एक्सरसाइज है, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है, अभी इसका नवा संस्करण हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच में। कहाँ पे, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। वैसे इंडोनेशिया के साथ भारत एक और एक्सरसाइज करता है, समुद्र शक्ति, जो कि एक तरह का नौसैन्य अभ्यास है। जकार्ता न्यूज में है, सॉरी इंडोनेशिया न्यूज में है, तो यहाँ पे ये रहा इंडोनेशिया, यहाँ पे आपको भारत मिलेगा। देखो इंडोनेशिया की कैपिटल अभी जकार्ता है, नई कैपिटल नूसंतारा है, बोर्नियो द्वीप पर आपको मिलेगी। करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, ये अभी नए बने थे, याद रखना। अच्छा, प्रबोवो सुबियांतो से एक और कौन सा प्रश्न आपको याद आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, जल्दी मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा प्रश्न है। अभी मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, देखिए आपको याद है कि नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 1 नवंबर को किसने रक्षा सचिव का पद ग्रहण कर लिया, कौन बन गए, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी। आप सभी को पता है राजेश कुमार सिंह बन गए। और इन्होंने किनका स्थान लिया है,
गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है, ये सिंपल से याद रखेंगे। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ये लेह लद्दाख में हुआ है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन। अब ये है क्या, या इसमें क्या होगा? तो इसमें जो इसरो है वो लेह लद्दाख में एक ऐसा स्थान तैयार करेगा। अब ये एनालॉग मिशन है क्या, इसमें होगा क्या? तो इस मिशन के तहत धरती पर ऐसी जगह को चुना जाता है जो कि अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण के माहौल जैसी ही होती है। तो इस तरह की जगह हमने ये लेह लद्दाख में खोजी है। अब यहाँ पे होगा क्या, अंतरिक्ष यात्री या जो भी आकाशीय पिंडों पर जाने वाले जो इंसान होंगे, जो व्यक्ति होंगे, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी कि भैया जिस तरह का माहौल आपको वहां पे मिलेगा, जिस तरह का एक्सपीरियंस आप वहां फील करोगे, वो पहले से यहीं पे फील कर लो। मतलब एक तरह से ट्रेनिंग उनको यहाँ पे दी जा रही है ताकि उस तरह के एनवायरनमेंट के आप आदी हो जाओ। और इसरो ने यहाँ पे किस आईआईटी के सहयोग से इसे शुरू किया, तो वो भी ध्यान में रख लेना, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन मैंने आपको समझा दिया क्या है, कहाँ पे, लेह लद्दाख, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह अभी उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत की है। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है जिसको बनाने में लागत आई 375 करोड़ रुपीस। और याद रखेंगे ये गुजरात का पहला है। इसी तरह का एक प्रश्न बनता है आपके कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे शुरू किया था? तो ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर आंसर हो जाएगा। मतलब वेस्ट टू एनर्जी मतलब जो जो सॉलिड वेस्ट होता है उससे एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया गया? तो हर साल 1 नवंबर को मनाते हैं, मैंने आपको बताया भी था। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है और 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे होता है। अब वेजिटेरियन और वीगन में इतना सा अंतर होता है। वेजिटेरियन मतलब हम कहते हैं कि हम मांस मच्छी नहीं खाएंगे, मतलब जानवर को मार करके उनका मांस नहीं खाएंगे, वो वेजिटेरियन में आता है। और वीगन में क्या आता है, मांस मच्छी तो खाएंगे ही नहीं, इसके अलावा जो जानवरों से कोई भी अगर प्रोडक्ट हम में, देखो ये कह रहा है हम जानवर नहीं खाएंगे, ये भी कह रहा है हम जानवर नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है हम जानवरों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो खा सकते हैं। ये कह रहा है हम वो भी नहीं खाएंगे, जैसे कि हम मिल्क मिलता है वो खा लेंगे, और दही मिलता है, दही भी मिल्क से बनता है, जो घी बनता है वो भी मिल्क से बनता है। जो भी चीजें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ये खा लेंगे, बस एनिमल को नहीं खाएंगे, तो वो वेजिटेरियन के अंदर आता है। ये कह रहे हैं एनिमल भी नहीं खाएंगे और उससे एनिमल से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट होगा वो भी नहीं खाएंगे, तो वो वीगन होता है। ये वेजिटेरियन से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कठिन हो जाता है। हम जैसे वेजिटेरियन है लेकिन वीगन बनना हमारे लिए बहुत कठिन है, सोचना भी मुश्किल है, तो बहुत कठिन चीज होती है वेगन। तो अब अंतर आपको समझ में आ गया, याद रखना ये दिवस। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास का भी 15वां संस्करण आयोजित किया गया? तो अमेरिका। तो वज्र प्रहार अभ्यास इस बार 15वां संस्करण था, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में ही हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। पिछले साल इसका जो 2023 में 14वां संस्करण था वो भारत में हुआ था, मेघालय की उमरोई में हुआ था, ये याद रखेंगे। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति अभी किसे नियुक्त किया गया? ड्यूमा बोको बन गए हैं बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति, बोत्सवाना के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। बोत्सवाना मैं आपको बताता हूँ, मैप में ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, ये भारत आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बोत्सवाना। कैपिटल गैबरोने होती है, बोत्सवाना पुला यहाँ की करेंसी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया। कहाँ पे? सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। और इस पहल का उद्देश्य है भारत के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित करना। आपको पता है सबसे पहले किस राज्य ने भारत में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया? 3 खिलाड़ियों को। तो मारिया शारापोवा जो कि रशियन टेनिस प्लेयर है, और अमेरिकी युगल जोड़ी है जिनके नाम है बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन, इनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। अच्छा, ये नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, उसमें ये एक भारतीय है, भारतीय महिला है
तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाएगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली अभी दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? नीतू डेविड है। पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? पिछले साल ही वो इसमें शामिल हुई थी, उनका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपका होमवर्क प्रश्न है, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी टाइफून जिसका नाम है कोंग रे, इसने किस देश में तबाही मचाई? तो आंसर होगा ताइवान में। आप कह सकते हो 1996 के बाद जो सबसे भयानक तूफान यहाँ पर आया है वो है ये कोंग रे। ताइवान की बात कर लें, कंट्री न्यूज है तो ये रहा मैप में ताइवान। कैपिटल इसकी होती है ताइपे सिटी और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। लाई चिंगते यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है शुरबा ला महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो लद्दाख के कारगिल में शुरबा ला महोत्सव ये मनाया गया, जो कि एक तरह का फसल महोत्सव है। सिंपल सा याद रखेंगे, शुरबा ला महोत्सव कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ये हिंगोट उत्सव या हिंगोट युद्ध उत्सव आप कह दीजिए, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये हर साल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? इंदौर में मनाया जाता है। इसको मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। हिंगोट क्या होता है? ये एक तरह का घर पे बनाया हुआ बम होता है। तो ये एक दूसरे पे दो समुदाय होते हैं, मतलब अलग अलग दो गांव है वहाँ पे, गौतमपुर और रुंगी गांव। यहाँ पे अलग अलग लोग इकट्ठा होते हैं एक दूसरे के ऊपर, परंपरा के रूप में एक दूसरे के ऊपर ये हिंगोट एक तरह का बम होता है, इसे बना करके फेंकते हैं। पूरी स्टोरी मैंने आपको समझाई थी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अभी इतना याद रखें, हिंगोट ये युद्ध उत्सव कहाँ मनाते हैं? मध्य प्रदेश में। बाकी डिटेल में जानकारी के लिए आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर अटेंड करा करें। जो डेली में डिटेल में आपको वहां मिलेगा वो वीकली और मंथली में नहीं मिल सकता है। इसके बाद आपकी सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास आएगी। नाम से पता लग रहा है सुपर फास्ट रिवीजन होता है, जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा और आगे बढ़ जाएंगे। तो वहां बिल्कुल भी उम्मीद न रखें कि मैं आपको यहाँ पे भी डिटेल बताऊं। नाम ही उसका सुपर फास्ट रिवीजन है। जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स वाली डिटेल में क्लास पढ़ ली, उसके बाद कम डिटेल में ये वीकली और मंथली वाली पढ़ ली, उनके लिए होती है वो सुपर फास्ट रिवीजन। बार बार डिटेल में थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे। डिटेल में पढ़ना होगा तो वो डेली करंट अफेयर्स कोई 2-4 बार पढ़ लो, वीकली मंथली वाली को 2-4 बार पढ़ लो। तो वहां पे आप लोग रिक्वेस्ट मत किया करो या बोला मत करो कि यहाँ पे भी डिटेल में लेकर के आओ, डिटेल में लेकर के आओ। डिटेल में मैं दे चुका हूँ, सबसे पहले आप ही को दिया मैंने डिटेल में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, जिन जिनको पसंद है कम कम आप तो सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक जरूर करा करो, दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर किया करो। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं बीपीएल ग्रुप के जो संस्थापक थे उनका निधन हो गया, नाम बताइए। उनका नाम है टीपी गोपालन। तो बीपीएल ग्रुप के संस्थापक थे टीपी गोपालन नाम्बियार। 94 ईयर की उम्र में निधन हो गया। बीपीएल कंपनी थी ना, टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह आते थे। बीपीएल की भी फुल फॉर्म याद रख लो, पूछी जा सकती है, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज। मुझे पता है आप ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बीपीएल का नाम सबने सुना है लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो बंगलुरु में मुख्यालय है। अभी तो वर्तमान में एमडी अजीत नाम्बियार है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दीपम 2.2 योजना किसने शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने इसको शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इसको शुरू किया। क्या होगा इसमें? एक साल में जो चयनित परिवार है उनको 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसको कहाँ से शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है श्रीकाकुलम जिला, वहां से इस योजना को शुरू किया। ये ध्यान में रखेंगे, दीपम 2.0 योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है यू विन पोर्टल को अभी लॉन्च कर दिया गया, इसका संबंध किससे है? वैसे ऑलरेडी इसके बारे में आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, लेकिन अभी फाइनली पूरे देश में इसको लॉन्च कर दिया गया। अभी तक ये जो पोर्टल है इसको पायलट तौर पर यूज किया जा रहा था कुछ ही क्षेत्रों में, लेकिन अब सब कुछ सही निकला तो पूरे देश में इसको फाइनली लॉन्च कर दिया गया। तो एक बार फिर से ये न्यूज में है। तो पूछ रहे इसका संबंध किससे होता है? तो टीकाकरण से होता है, वैक्सीनेशन से होता है। मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी कहां से कहां तक के आप कह सकते हो, जन्म से लेके 17 साल तक के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण जो भी किया जाता है, जो भी वैक्सीनेशन लगाई जाती है, तो एक तरह से डिजिटल रिकॉर्ड उसका रखा जा रहा है। ये है यूविन पोर्टल। तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिजिटल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। एक मैंने प्रश्न पूछा था मिशन इंद्रधनुष, तो आप सभी ने प्रश्न का उत्तर भी सही दिया था, मैंने चेक किया था। मैंने पूछा था कब इसको शुरू किया गया था, तो 25 दिसंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था। 25 दिसंबर आप जानते हो गुड गवर्नेंस डे होता है, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए है ये। और नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल हम 16 मार्च को मनाते हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय तटरक्षक बल के 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत है, अदम्य और अक्षरा। इसको अनावरण को कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। तो पहले तो ये याद रखेंगे अदम्य और अक्षर ये क्या है। तो ये 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत है, मतलब सर्विलांस के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसी के लिए ये तैयार किए गए हैं। किसने तैयार किया है? निर्माण किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया और लॉन्च किया गया गोवा से, ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहा है। हम बात कर रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 की, और इसका आयोजन अमेरिका के कोलोराडो में किया गया। ये चैंपियनशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका पहला संस्करण था, पहली बार इसका आयोजन हुआ। मेडल टैली में बात करोगे तो यहाँ पे पहले स्थान पे इंग्लैंड रहा है, 8 गोल्ड है और 1 ब्रोंज है, टोटल 9 मेडल है। भारत दूसरे स्थान पर है, 4 गोल्ड आए भारत के पास, 8 सिल्वर, 5 ब्रोंज है। मैंने आपको बताया था टोटल मेडल मत देखा करो, टोटल सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है वो देखा करो। जैसे सबसे ज्यादा गोल्ड इसके पास है तो ये पहले स्थान पर है, फिर भारत के पास है तो भारत दूसरे स्थान पर है। 4 गोल्ड किन भारतीयों ने जीते वो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए, जिसमें से ये 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इनकी कैटेगरी भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे भी MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नए MD CEO किसे बनाया गया है? तो प्रवीणा रॉय को बनाया गया है, इनका नाम याद रखेंगे। PS रेड्डी के स्थान पे आई है प्रवीणा रॉय। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की ये नई MD CEO बन गई है। अच्छा, क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन हमारी आ चुकी है, लेकिन अभी जो लिमिटेशन लगा दी थी प्ले स्टोर से, आपको याद होगा अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो पहले तो इसने हटा ही दिया था, डिलीट ही कर दिया था। 7-8 महीने तक हमारा बहुत सारा पैसा भी इसमें डूबा, बहुत सारा पेशेंस भी इसने टेस्ट किया, बहुत सारा समय भी बर्बाद किया। लेकिन अब जाकर के इसने इसको ओके कर दिया, अप्रूव कर दिया था दूसरी बार तीसरी बार अप्लाई करने पे। वैसे पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, ये चालू तो कर दिया था लेकिन फिर इसने कुछ हद तक इसे अप्रूव दे दिया है। कुछ लिमिटेशंस अभी भी बाकी है, वो फाइनल अप्रूव पूरा तरह से हमारा कंट्रोल में आना बाकी है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्विज और PDF तो मैं आपको अब अवेलेबल करा रहा हूँ, डेली आपको उपलब्ध हो जाती है। जैसे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होता है, इसके 15-20 मिनट के अंदर PDF और क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। मंथली वीकली वाली की जो कुछ लिमिटेशंस बाकी जैसे ये दूर हो जाती है, ये हमें पूरी तरह से अप्रूवल देता है, पूरी तरह से कंट्रोल हमारे हाथ में दे देता है, वो भी आपको उपलब्ध करवाना मैं स्टार्ट कर दूंगा। गाड़ी बस उसी वजह से अटक रही है, इसकी वजह से। पूरा नियंत्रण इसने अपने हाथ में ले रखा है। एक बार ये हमारे हाथ में कंट्रोल दे तो हम अपने हिसाब से काम कर पाए। ठीक है, अभी अगला प्रश्न और देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अनीश सरकार बन गए, कोलकाता के। 3 साल 8 महीने के हैं अनीश सरकार, और अभी सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बनकर के इतिहास रच दिया इन्होंने। और अभी तक ये जो खिताब जो है ये 5 वर्षीय तेजस तिवारी के नाम था और अब अनीश सरकार के नाम है। तो ये थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। 4 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। अब ये जो वीकली में लेकर के आता हूँ 7-7 दिनों की ही लेकर के आता हूँ, वरना जो लास्ट वाला महीना होता था वो उसमें 8-10 दिन हो जाते थे, जो वीडियो है वो भी बहुत लेंथी हो जाता था। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।